दोस्तों इस वीडियो में आप काला बाग डैम के बारे में कुछ तारीखी हक़ाइक़ जान सकेंगे। इसके अलावा जो लोग इस डैम की तामीर पर मोतरज़ हैं उनके एतराज़ात का भी जायज़ा लेंगे कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं। लेकिन अपने मौज़ू सुख़न की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपने दरियाए घाघरा का नाम तो किताबों में पढ़ा होगा। ये दरिया जब बहता था तो चोलिस्तान सरसब्ज और शादाब इलाका था। वो खुश्क हुआ तो तमाम रौनकें मांद पड़ गईं और महलात खंडरात में तब्दील हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम पाकिस्तान को पानी से महरूम कर देंगे। हिंदुस्तान शुरू दिन से इसी पॉलिसी पर अमल पैरा है। तकसीम हिंद के मौका पर रेड क्लिफ अवार्ड पाकिस्तान के खिलाफ था क्योंकि तमाम हेडवर्क्स हिंदुस्तान के पास चले गए थे। 1948 में पाकिस्तान की तरफ बहने वाले तमाम नहरों को बंद कर दिया गया था। फिर जो यहाँ कोहराम मचा वो आप अपने बुजुर्गों से दरियाफ्त कर सकते हैं। क्या मैं पाकिस्तान के बाद हुकूमत ने अमेरिका की ज़मीनों को आबाद करने वाले एक माहिर को यहाँ बुलाया था जिसने अपनी तकनीकी और साइंसी रिपोर्ट में इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी थी कि आइंदा 30 बरसों में कम अज कम 6 बड़े आबी ज़खायर तामीर न किए गए तो पाकिस्तान का वजूद बरकरार नहीं रह सके। इसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए 1953 में काला बाग डैम प्रोजेक्ट की इब्तदा हुई। एक अमरीकी मुशावरती कंपनी को ये काम सौंपा गया जिसने 1956 में हुकूमत को फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें काला बाग डैम को एक काबिल अमल और इंतहाई मुफीद मंसूबा करार दिया गया। 1958 में वापडा का क़याम अमल में लाया गया और ये मंसूबा वापडा के सपुर्द कर दिया गया। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 सितंबर 1960 को सिंध तास मुआहिदा तय पाया जिसके तहत 3 दरियाओं सतलुज, ब्यास और रावी पर हिंदुस्तान का तसल्लुत तस्लीम किया गया और पाकिस्तान 2 करोड़ 40 लाख एकड़ फुट पानी से महरूम हो गया। इन दरियाओं पर आबाद करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन का निज़ाम बरकरार रखने के लिए सिंध तास मुआहिदे में काला बाग डैम का मंसूबा शामिल किया गया। 1953 से काला बाग डैम प्रोजेक्ट के तहकीकी, तकनीकी, साइंसी और मुशावरती अमल और मशीनरी की खरीदारी पर अरबों रुपए सर्फ हो चुके हैं और ये दुनिया का वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर सबसे ज्यादा मुतालियाती और टेक्निकल वर्क हो चुका है। 1953 से लेकर 1984 तक काला बाग डैम के खिलाफ कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। 1984 में पहली बार सूबा सरहद के गवर्नर जनरल रिटायर्ड फजल हक ने काला बाग डैम की मुखालफत का आगाज किया था। 1985 में उसके एतराज़ात दूर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने फजल हक के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और उन्हें ज़ाती नौइयत के एतराज़ात करार दिया। आज भी सूबा सिंध और KPK में जो लोग काला बाग डैम की मुखालफत कर रहे हैं अपने ज़ाती मफादात की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों अपनी आंखें खुली रखो, किसी के प्रोपेगेंडे में ना आओ। अब सोचने की बात है कि असफंजार वली, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और सिंध के कौम परस्त रहनुमाओं का काला बाग डैम के खिलाफ मौक़िफ़ और भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ आपस में कितना मिलता जुलता है। क्या भारत पाकिस्तान का खैर खा हो सकता है? उसने तो हर मोड़ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोचना है। और जो पाकिस्तान के लीडर्स भारतीय बोली बोल रहे हैं क्या वो पाकिस्तान के खैर खा हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अब मुस्लिम लीग नून ने भी दोगली पॉलिसी अपनाई हुई है। वो भी काला बाग डैम के हक में खुलकर बात नहीं करते और कहते हैं कि सूबों के इत्तफाक राय से काला बाग डैम तामीर होना चाहिए। ना सूबों में इत्तफाक राय पैदा हो और ना काला बाग डैम तामीर हो। अब चीफ जस्टिस ने दुरुस्त कहा है कि डैम्स की मुखालफत करने वालों पर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा। अब थोड़ा सा ये जान लें कि काला बाग डैम के मुखालिफिन के एतराज़ात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदानों ख़ुसूसन ANP और फजलुर रहमान ग्रुप का काला बाग डैम पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इस डैम की वजह से नौशहरा शहर डूब जाएगा। अगर बांध भी बांध कर आर्जी तौर पर नौशहरा शहर को बचा लिया जाए तो फिर भी ख़तरा सर पर मंडलाता रहेगा और किसी भी लम्हे बंध टूटने की वजह से नौशहरा शहर डूब जाएगा। और सिंध के सियासतदानों का मौक़िफ़ ये है कि अगर काला बाग डैम बन गया तो दरियाए सिंध खुश्क हो जाएगा और समंदर का पानी दरियाए सिंध में दाखिल हो जाएगा जिससे सिंध की ज़मीनें बड़े पैमाने पर तबाह हो जाएंगी।
اب ماہرین کالا باغ ڈیم پر ان اعتراضات کے کیا جواب دیتے ہیں؟ خیبر پختونخوا کے اعتراض کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اول تو ڈیم کا آخری سرا نوشہرہ شہر سے 110 کلومیٹر دور ضلع میاں والی میں واقع ہے، اور دوسری بات یہ کہ نوشہرہ ڈیم کے سب سے بلند مقام سے بھی 60 فٹ مزید اونچا واقع ہے، لہٰذا نوشہرہ شہر کے ڈوبنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سندھ والے اعتراض کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دریائے سندھ کا تقریباً 35 سے 40 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں چلا جاتا ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم کی پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی 8 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ اس طرح دریائے سندھ کے سمندر میں گرنے والے پانی سے تقریباً 5 کالا باغ ڈیم بھرے جا سکتے ہیں، لہٰذا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے کی وجہ سے دریائے سندھ خشک ہو جائے گا۔ اب پتہ نہیں دوستو کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی وجہ کیا ہے۔ بڑے بڑے لیڈرز جو مخالفت کرتے ہیں ان کی مخالفت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو پاکستان دشمن طاقتیں فنڈنگ کرتی ہیں، لیکن KPK اور سندھ کا عام آدمی کیوں مخالفت کرتا ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔